नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम संविधान सभा की बात कर रहे थे और संविधान सभा का कल हमने संविधान सभा की एक संरचना पर संक्षेप में भूमिका तैयार की थी। उसमें मैं आपको संविधान सभा के बारे में बता चुका था कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। आज हम वहीं से आगे की अपनी चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था संविधान सभा। फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिखा था संविधान सभा का स्वरूप। और कल मैं आपको बता के आया था कि ये सिर्फ जस्ट ओनली आपका जुड़ाव बना रहे, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां से हम आगे चलेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप कहता, हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा कल मैंने आपके समक्ष की थी। 292 मेंबर, 4 मेंबर और 93 मेंबर मैंने आपको बताए थे देशी रियासतों से आए थे। यहां तक कि हम अपनी चर्चा करके आ चुके थे। दोस्तों, आप कभी भी चीजों को रखने की कोशिश मत करना। जैसे मैंने एक चीज फॉर्मूला लगाया, सिंपल सी बात है। आपको अगर टोटल संख्या 389 थी 389 थी तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि 292 थे। यदि आप एक भी स्किप करें, अगर आपको एक भी संख्या याद रही, आपको ये याद रहा कि प्रांतों की से आने वालों की संख्या कितनी थी, राज्यों से आने वालों देशी रियासतों से आने वाली सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप आसानी से अपने फॉर्मूले को या इन संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कोई भी चीज रटने के तौर पर न बताऊं, सिर्फ आपको वो आउटपुट देने का कोशिश कर सकूं और आप उसे इस तरीके से इनपुट करें अपने अंदर ताकि आपको वो चीजें सिस्टमेटिक तरीके से आपके अंदर वो बिल्ट हो, तैयार हो। खैर, हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करते हैं। मैंने कहा था संविधान सभा की कामकाज शैली। संविधान सभा की कामकाज शैली, इसके बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको। संविधान सभा की जो कामकाज शैली थी, इसके अंतर्गत हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वह भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर चुनकर आए थे। संविधान सभा के क्या थे सदस्य, मैं इसे रफ कर देता हूं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे संविधान सभा की कामकाज शैली कैसी थी। दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या पॉइंट हुए थे, अप्रत्यक्ष हुए थे, अप्रत्यक्ष हुए थे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि भले ही संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने जब संविधान निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया और उसमें किन किन मूल्यों को समाहित किया जाए,
उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से परखा कि वास्तव में जिस जनता ने हमें अप्रत्यक्ष तौर पर चुनकर भेजा है और जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस जनता के लिए हम अपनी भारत की जनता के लिए हम भारत का संविधान बनाने का जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसे हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर तौर पर निभानी है। इसका रिजल्ट मैं आपको दोस्तों बताऊं, कभी भी संविधान सभा के जो सदस्य थे वहां पर कभी भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं हुआ। ये चीज आपको हो सकता है समझ नहीं आई हो, लेकिन इसे एक एग्जांपल से हम एड्रेस करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका जो विवेकपूर्ण तथ्य थे उनके और उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो अप्रोच रहा भारत की जनता को वो मूल्य प्रदान करने के लिए, वो हमेशा सर्वसम्मति पर आधारित थे, न कि किसी बहुमत के आधार पर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज संविधान सभा में 389 मेंबर थे और यदि अगर वन साइड एक 170 मेंबर हो जाते और 389 टोटल मेंबर थे, और सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुद्दा ए है और मुद्दा बी है। अब ए को लगा कि इसके बनाए गए 10 कानून सही हैं और बी को लगा इसके 10 बनाए गए कानून सही हैं। अब संविधान सभा में दो गुटों में ये बात, हालांकि गुटों शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझें कि मुद्दा एक्स है और उसे लेकर कानून बनाना है और ए ने कानून बनाए 10 और बी ने बनाए 10 और यहां पर हो गया हितों का टकराव कि किसके कानून को एक्सेप्ट किया जाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो वोटिंग करा लेते हैं, बहुमत के आधार पर निर्णय कर लेते हैं, यानी ऐसा नहीं हुआ कि जिधर 170 वोट पड़ जाएंगे उधर उसके निर्णयों को मान लिया जाएगा। ऐसी संविधान सभा के सदस्यों की कभी भी प्रवृत्ति नहीं रही। एक बार और समझें कि मैंने कहा कि निर्णय जो होते थे वो सर्वसम्मति वर्सेस बहुमत, सर्वसम्मति पर फैसला होता था, बहुमत पर फैसला नहीं होता था। यानी ऐसा नहीं था कि संविधान सभा के सदस्यों ने चर्चा की कि हम वोट करा लेते हैं और हम अपना निर्णय डिफेंड कर लेते हैं, फाइनल कर देते हैं। अब इस एग्जांपल को एक बार और समझें कि सपोज दैट एक्स मुद्दा है और एक्स मुद्दे पर 170 किसी जो संविधान सभा का जो एक कैटेगरी थी उसमें ए कैटेगरी में कुछ लोग हैं और एक कैटेगरी में बी प्रकार के लोग हैं। इन्होंने इस एक्स मुद्दे को लेकर 10 कानून बनाए और इन्होंने भी 10 कानून बनाए। अब सवाल ये हुआ कि इस गुट के या इस ग्रुप के निर्णयों को माना जाए या फिर इस ग्रुप के निर्णयों को माना जाए। अब दो चीजें हो सकती थी, जैसा मैंने लिखा, या तो सर्वसम्मति या बहुमत, या दोनों को ही फिर समाप्त कर दिए जाए। समाप्त भी नहीं किया गया, किया ये गया कि वोट न कराकर ए ग्रुप के लोगों को बुलाया गया और बी ग्रुप के लोगों को बुलाया गया और इससे भी और इसे भी दोनों को सामने बैठाया गया। दोनों ने सामने चर्चा परिचर्चा की, चर्चा परिचर्चा की और यह देखा कि किस तरीके से हम कहीं ना कहीं ए वालों ने कुछ पर समझौता किया और बी वालों ने कुछ पर समझौता किया, यानी 2 कदम ए वाले चले, 2 कदम बी वाले चले और इस तरीके से एक जो सामंजस्यपूर्ण हमारी संविधान सभा का स्वरूप दिखता था और उससे एक सफल रास्ता और उस कानून को अपनी भूमिका अदा करने में और उस कानून को संविधान में समाहित करने में कहीं ना कहीं हमारे संविधान के सदस्यों ने इस प्रकार के मेथड को फॉलो किया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा कामकाज की शैली में हम पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। आप इसे एक बार नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट में।
दूसरा मोटो था इसमें, या दूसरा उद्देश्य इनका रहा हमेशा कि शासन की पद्धति कैसी हो। अभी समझाऊंगा इसमें शासन की राज्यों के बीच या राज्यों के साथ संबंध कैसे हो। तीसरा था इसमें, चौथा पॉइंट था इसमें, शासन की पद्धति कैसी हो, राज्यों के साथ संबंध कैसे हो, क्या संपत्ति के अधिकार को संविधान में समाहित किया जाए। ये कहीं ना कहीं मूलभूत प्रश्न यहां पर संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष बनकर उभरे। संविधान की पद्धति कैसी हो, यानी शासन की पद्धति कैसी हो। जब मैं आपको संविधान का समूह पढ़ाऊंगा, संविधान एक भारतीय संविधान एक लेमन टर्म में, जब उसका एक खाका मैं आपके सामने खींचूंगा अगली आने वाली कुछ क्लासों में, तो आप शासन पद्धति को समझ पाएंगे। इसमें दो चीजें निकल कर आई, क्या संसदात्मक सरकार हो या फिर अध्यक्षात्मक सरकार। इसकी मैं चर्चा करूंगा कि संसदात्मक सरकार क्या होती है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है। इसे आप बेहतर समझेंगे जब मैं आपको यूएस से और भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में उसकी तुलना हम करेंगे, उसका जब हम संदर्भ ग्रहण करेंगे तो हम वहां पर इस चीज को अच्छे से समझेंगे। राज्यों के साथ संबंध कैसे हो, यह बात भी निकलकर सामने आई, क्योंकि भारत राज्यों का कहीं ना कहीं एक संघ बनने वाला था, यूनियन ऑफ स्टेट बनने वाला था। तो यह भी बात निकलकर आई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसे हो। संविधान सभा के सदस्यों का यह मानना था कि दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए, तभी भारत जो नया नया देश उपनिवेशवाद से आजाद हुआ था, तभी भारत अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। संपत्ति के अधिकार को संविधान में समाहित किया जाए, ये भी मूलभूत प्रश्न संविधान सभा के सदस्यों के सामने था। और क्योंकि उस टाइम जब संविधान सभा के सदस्य यह कार्य कर रहे थे, तो उस समय कहीं ना कहीं राजे रजवाड़ों की जो संख्या थी भारत में व्याप्त तौर पर थी और काफी बड़ी संख्या में असमानता, इनइक्वालिटी मौजूद थी। इस चीज को लेकर भी चर्चा हुई। उम्मीद करता हूं तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर कभी भी संविधान सभा के सदस्यों के बीच टकराव नहीं हुआ। एक ऐसा भी मुद्दा आया कि एक ऐसा प्रोविजन शामिल करने की बात की गई कि जिस पर कभी भी टकराव नहीं हुआ, और उसके बारे में जानने की महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप याद रखेंगे, आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं ऊपर लिखना स्टार्ट करता हूं। संविधान सभा के सदस्यों ने एक प्रोविजन किया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट। यूनिवर्सल वोटिंग राइट की संकल्पना हमारे संविधान के सदस्यों ने कहीं ना कहीं इसको संकल्पित किया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म,
लिंग, जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, संपत्ति के आधार, आधार नहीं लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे संपत्ति, भी आप इसे रफ करेंगे, संपत्ति नहीं जाति। हाँ। जन्म स्थान, जाति, विशेष के आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया, बशर्ते वह वोट देने की एक निश्चित आयु प्राप्त कर ले। ये प्रोविजन कहीं ना कहीं हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा शामिल करना, जिस लोकतांत्रिक समाज की, जिस लोकतांत्रिक शासन की हमारे संविधान सभा के सदस्य सपना देखते थे, जिसकी संकल्पना करते थे, यह कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन था, सबसे बड़ा कहीं मील का पत्थर यही साबित होने वाला था। इसे आप सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य भी कह सकते हैं। मैं जब आपको संविधान सुधार बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 1892 से ही सीमित अर्थों में निर्वाचन या कुछ मात्रा में वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर मैंने आपको 1919 के एक्ट में भी चर्चा की थी कि उम्मीदवार और निर्वाचन करने वालों की या वोट देने वालों की कहीं ना कहीं योग्यता को कहीं ना कहीं परिभाषित कर दिया गया और बता दिया गया कि कौन लोग उम्मीदवार बन सकते हैं और कौन लोग वोट दे सकते हैं। फिर 1919 के एक्ट में आए, मैंने आपको बताया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1926 में। तो अलग अलग चर्चा हुई, हालांकि सीमित अधिकार थे, लेकिन हमारे संविधान सभा के सदस्य जब इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी कभी भी किसी को, यदि किसी के पास ज्यादा संपत्ति है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके पास ज्यादा संपत्ति है तो इसे वोट दिया जाए, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये इस धर्म विशेष से है, इसकी जाति अलग है, इसका लिंग अलग है, ये महिला है, ट्रांसजेंडर है या एलजीबीटी, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके इतर आप किसी भी आधार पर किसी को वोट देने से मना नहीं कर सकते और सबको वोट देने का अधिकार होगा। बशर्ते एक चीज कही उन्होंने कि जो निर्धारित किया गया, जैसे पहले हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ तो 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष हुई। जब मैं आपको बताऊंगा, निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसका विस्तृत चर्चा करूंगा कि 21 से कैसे 18 हुई, क्या क्या दिक्कतें थी। तो उसमें यह शर्त यही थी कि बशर्ते वोट देने के एक निश्चित आयु प्राप्त कर ले, और इसे ही लोकतांत्रिक मूल्य, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य, एक लोकतंत्र की जो जड़ होती है उसमें यदि हम एक उस जड़ का एक हिस्सा कहें और वो भी एक माइलस्टोन हिस्सा कहें, तो लोकतांत्रिक मूल्य और ये यूनिवर्सल वोटिंग राइट कहीं ना कहीं इसमें समाहित करते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने यह प्रदर्शित कर दिया, अपनी जन अपेक्षाओं को यह दिखाने की कोशिश की कि वास्तव में वो अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर चुनकर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन जन आकांक्षाओं के साथ उन्हें भेजा गया था, संविधान सभा को बनाया था संविधान का निर्माण करने के लिए, हमारे संविधान सभा के सदस्य कहीं ना कहीं उस जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे। अब उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम आगे चलते, अब समझते हैं हम संविधान की कार्यविधि।
देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, कार्यविधि। हमारे संविधान सभाओं के सदस्यों की कार्यविधि किस प्रकार से आगे बढ़ी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। वास्तव में कार्यविधि में हम देखते हैं हमारे संविधान सभा की जो मेंबर थे उन्होंने कार्यविधि को लगभग 8 भागों में बांटा, और इन 8 भागों को हम संविधान सभा की 8 समितियों के रूप में, जो मुख्य, वैसे तो छोटी बड़ी जो समिति थी वो लगभग 20 समिति थी, लेकिन वास्तव में अगर हम समितियों की बात करें तो समिति सिर्फ 8 ही थी, और महत्वपूर्ण समिति यही थी। आज तक सवाल भी इन्हीं से पूछे गए हैं, और आप भी इन्हें याद रखिए। बाकी समिति को आप मत पढ़ें और ना उनसे सवाल आते, फिर भी यदि आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति कहीं ना कहीं जोर कर रही है तो जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उसमें आपको बाकी संविधान की जो समिति थी, उसमें संविधान सभा की जो समिति थी उसमें उन्हें समाहित कर दिया जाएगा, और आप गो ऑन देयर एंड वहां से आप उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। कार्यविधि, इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, ये वो 3 लोग थे जिनके विचारों में परस्पर कहीं ना कहीं मतभेद निकलकर सामने रहता था, और एक दूसरे के बीच कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। इसको एड्रेस करने के लिए हम समझ सकते हैं कि आपने अगर पूर्ण समझौता पढ़ा हो, या मैं हिस्ट्री में इसका जिक्र करूंगा, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के तो वह बड़े ही कट्टर आलोचक थे, और वह मानते थे कि इन लोगों के द्वारा दलित वर्ग के लिए व पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी न्यायपूर्ण कार्य और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे इन सामाजिक तबकों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर की ये बात निकलकर सामने आती थी। लेकिन वास्तव में दोस्तों मैं आपको बताऊं, राजेंद्र प्रसाद ने, जब संविधान सभा लगभग कंप्लीट होने वाला था, तो राजेंद्र प्रसाद वक्तव्य देते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमने भीमराव